गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 23 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि बैंकिंग एंड इकोनॉमी से जुड़ी हुई 2-3 टर्म्स आज हम एमसीक्यूज फॉर्मेट में समझेंगे, तो इसलिए आप अंत तक इसे ज़रूर देखिएगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप आप अवेल कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं और ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ के साथ साथ जो भी हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स, ओबिचुरीज, डेज एंड थीम्स, बुक्स एंड ऑथर्स, इन सभी की भी पीडीएफ आपको इसमें प्रोवाइड कराई जाती है। मेंबरशिप पाने का लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। न्यायमूर्ति मार्था कूमे किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। जस्टिस मार्था कूमे हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ केन्या। तो पहली फीमेल चीफ जस्टिस बन गई हैं ये केन्या की। केन्या के बारे में अगर जानकारी लें तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं उहुरु केन्याता, कैपिटल है नैरोबी, करेंसी है केनियन शिलिंग। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट्स प्रोग्राम, जिसे यूएन हैबिटेट कहते हैं, एक तो ये, और यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी यूएनईपी, इन दोनों का ही हेडक्वार्टर्स केन्या की जो कैपिटल है नैरोबी, यहाँ पर लोकेटेड है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। कर्नाटक हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन एस्टैब्लिशिंग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स अंडर आयुष्मान भारत प्रोग्राम। तो कर्नाटक ने ग्रामीण इलाकों में उचित संख्या में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए हैं, इसीलिए इसको फर्स्ट रैंक यहाँ पर दी गई है। तो 2020-21 के लिए कर्नाटक लीड कर रहा है इस रैंकिंग में। साथ ही आपको बता दें कि गवर्नमेंट का टारगेट था कि 2223 सेंटर बनाए जाएं, लेकिन कर्नाटक ने 3300 सेंटर यहां पर अपग्रेड कर दिए हैं। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा, गवर्नर हैं वाजुभाई वाला और कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के अगर हाल ही में कर्नाटक से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें, जो कि हमने पहले कवर किए हुए हैं, तो भारत का पहला लिथियम रिजर्व भारत को कर्नाटक के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में मिला है। साथ ही विजयनगर कर्नाटक का 31वां डिस्ट्रिक्ट बना। कर्नाटक के CM येदियुरप्पा ने अवलोकना सॉफ्टवेयर इसको लॉन्च किया था हाल ही में, और इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड मशीन टूल पार्क ये भी कर्नाटक में ओपन हुआ है। जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, इन्होंने भद्रावती रैपिड एक्शन फोर्स सेंटर इसको भी कर्नाटक में लॉन्च किया है। साथ ही 2021 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये कर्नाटक में होंगे, और कर्नाटक ने इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी इसको लॉन्च किया है। कर्नाटक से जुड़े अगर हम स्टैटिक जीके की बात करें तो कर्नाटक को कहा जाता है वन स्टेट मैनी वर्ड। ये साउथ इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है। इसको स्टेट ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसे कर्नाटक नाम दे दिया गया था। आपको बता दें कि ये इकलौता ऐसा सदर्न स्टेट है, यानी साउथ का ऐसा राज्य है जो बाकी के जो 4 सदर्न स्टेट हैं इनसे लैंड बॉर्डर शेयर करता है। अगर हम यहाँ के नेशनल पार्क्स की बात करें तो आंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल ये सभी यहाँ पर हैं, और भद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डंडेली अंसी टाइगर रिजर्व, जिसे काली टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं, ये भी कर्नाटक में ही स्थित है। आपको बता दें, अगर हम भारत में जो नेशनली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं इनकी संख्याओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद दूसरे नंबर पर कर्नाटक में है। कर्नाटक में आपके विजयनगर अंपायर जो है हम्पी में, तो इसके जो अवशेष हैं, और पट्टाडकल मॉन्यूमेंट जो है ये दोनों ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और ये कर्नाटक में स्थित हैं। साथ ही कुद्रेमुख माउंटेन रेंज, जो कि हॉर्स, जो घोड़े का जो फेस होता है उसकी तरह दिखती है, जोग फॉल्स, कोकक फॉल्स, शिव समुद्र फॉल्स और बादामी केव टेम्पल्स ये भी कर्नाटक में हैं। सभी पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आपको जो है याद रखना चाहिए। किस देश ने कोविड-19 वेरिएंट का पता लगाने के लिए ग्लोबल पैंडेमिक राडार लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। यूनाइटेड किंगडम लॉन्च्ड ग्लोबल पैंडेमिक राडार टू डिटेक्ट कोविड-19 वेरिएंट्स।
देखिए यूनाइटेड किंगडम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जो बाकी के पार्टनर कंट्रीज़ हैं इनके साथ मिलकर ग्लोबल पैंडेमिक रडार पर कार्य करेगा। इसका मकसद है कि कोविड-19 के जो वेरिएंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और कोविड-19 जैसी बीमारी अगर इन फ्यूचर कभी आती हैं तो उनसे सही रूप से उन्हें हैंडल किया जा सके, उनका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जा सके, उनकी वैक्सीन जल्द से जल्द डेवलप की जा सके। निम्नलिखित में से किसने 50 बिलियन यूएस डॉलर की वैश्विक टीकाकरण योजना प्रस्तावित की है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF हैज़ प्रपोज्ड अ 50 बिलियन यूएस डॉलर ग्लोबल वैक्सीनेशन प्लान। तो इस जो प्लान जो IMF ने लॉन्च किया है 50 बिलियन यूएस डॉलर का, इसका टारगेट है कि 2021 के अंत तक कम से कम 40% जो जनता है पूरे विश्व की इसको वैक्सीन लग जाए और 2022 के फर्स्ट हाफ तक यानी पहले 6 महीने तक 60% लोगों का वैक्सीनेशन कार्य पूरा हो जाए। IMF की अगर हम बात करें तो इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ये बुल्गारिया की हैं। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स किस कंट्री की हैं, क्योंकि पूछा जा चुका है, सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये किस कंट्री से हैं। तो याद रखिएगा बुल्गारिया की हैं ये, और हेडक्वार्टर से IMF का वाशिंगटन DC में। इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ। 190 मेंबर कंट्रीज़ हैं। साथ ही आपको बता दें कि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के फलस्वरूप 1944 में IMF का गठन किया गया था और लेकिन इसने अपना ऑपरेशन 1945 में शुरू किया। छठा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो 6th UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक was observed from 17th to 23rd मई 2021। तो इसका जो मेन मकसद रहा है वो यही रहा है कि जो भी सिटीज़ हैं जो काफ़ी ट्रैफिक जहाँ पर रहता है, इस तरह की सिटीज़ में जो व्हीकल्स की स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर की रखी जाए, ऐसा हमें टारगेट रखना चाहिए। और इसमें इन्होंने एक कैंपेन भी चलाया, लव 30 कैंपेन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो पहला है हमारे पास वाइरा जैन, क्या ये सिप्ला ने लॉन्च किया है? दूसरा है दीप कोवन, क्या ये DRDO ने लॉन्च किया है? जी हाँ, दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। देखिए डिफेंस जो आपका DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी एक लेबोरेटरी है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेस। तो इसने क्या किया है, एक एंटीबॉडी डिटेक्शन बेस्ड किट जिसका नाम है दीप कोवन, इसको लॉन्च किया है और इसने वैनगार्ड डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर लॉन्च किया है। दूसरा अगर हम बात करें, सिप्ला आपको पता है ड्रग कंपनी है, ड्रग फार्मा कंपनी है, तो इसने अपनी RT-PCR टेस्ट किट जिसका नाम है वाइरा जैन, इसको लॉन्च किया है। किसके साथ मिलकर? ओबियो बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम्स के साथ मिलकर। मार्च 2021 यानी 4th क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 21 को समाप्त तिमाही में किस बैंक ने 6450 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिपोर्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹6,450 करोड़ फॉर क्वार्टर एंडेड मार्च 2021। देखिए क्वार्टर 4 इसलिए कहा गया है क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, ये 4th क्वार्टर होता है, तो इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6450 करोड़ रुपए का एक नेट प्रॉफिट यहाँ पर दर्ज किया है इस क्वार्टर के लिए। और यहाँ पर पिछले साल की तुलना में 80.14% का जो है बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई है। और फ्रेंड्स SBI ने ये भी कहा है कि ये ₹4 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी जारी करेगा। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? देखिए डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डिविडेंड इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट दैट द कंपनी शेयर्स विद इट्स शेयर होल्डर्स, यानी जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, यदि कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लेती है तो उसका कुछ हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर्स में भी बांट देती है। तो यही कहने का मतलब है, डिविडेंड का मतलब है कि SBI ने कहा है कि वो ₹4 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को पे करेगी। तो यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिविडेंड का क्या मतलब होता है। और ये है फ्रेंड्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स SBI के,
तो SBI के चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा और 4 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं CS शेट्टी, अश्विनी भाटिया, स्वामीनाथन जे और अश्विनी कुमार तिवारी। भारतीय रिजर्व बैंक सरकार को कितने रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल ट्रांसफर अ सरप्लस ऑफ 99,122 करोड़ रुपीस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि 99,122 करोड़ रुपए का जो सरप्लस अमाउंट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है जारी करेगा। कितने मंथ का है ये? 9 मंथ का है, जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक का। देखिए हुआ क्या, गवर्नमेंट पहले RBI का जो अकाउंटिंग ईयर होता था ये जुलाई से जून तक का होता था, ठीक है। लेकिन अब फिर क्या हुआ, जून के बाद RBI ने जून के बाद कहा कि हम जुलाई से अपना अकाउंटिंग ईयर चेंज कर रहे हैं। तो अब जुलाई से मार्च तक का इन्होंने अपना 9 मंथ का दिया है, क्योंकि जून में डिक्लेयर किया था तो उसके बाद जुलाई से शुरू हुआ तो जुलाई से मार्च तक का, इसलिए 9 मंथ का ही बैठ रहा है। वरना जो RBI का अकाउंटिंग ईयर है ये अप्रैल से मार्च तक का है, पर क्योंकि जून में डिक्लेयर किया था इन्होंने कि हम अपना फाइनेंशियल ईयर ये चेंज कर रहे हैं, अकाउंटिंग ईयर चेंज कर रहे हैं, तो जुलाई से मार्च तक का ही अभी डिविडेंड यहाँ पर दिया गया है, सरप्लस यहाँ पर दिया गया है। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना एक्सपेक्ट किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि 50,000 करोड़ रुपए तक का हमें 2021-22 तक के लिए हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड यहाँ पर दिया है। तो आपको बता दिया कि RBI का अकाउंटिंग ईयर अप्रैल से मार्च तक का है। सरप्लस का मतलब होता है RBI को जो प्रॉफिट होता है तो उसका कुछ हिस्सा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र कर देती है। साथ ही देखिए, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने ये भी कहा है कि कंटिजेंसी रिस्क बफर ये 5.5% ये हम मेंटेन करके रखेंगे। इसका मतलब क्या है? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने टोटल एसेट्स का 5.5% किसी आपातकाल स्थिति यानी इमरजेंसी फंड के रूप में रखेगी और बाकी का जो हिस्सा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र कर देगी। तो कोई भी इस तरह के कभी जैसे कि अभी स्थिति चल रही है इकोनॉमी की, तो इस तरह की परिस्थिति आने के लिए ये पहले ही अपने एसेट्स का कुछ प्रतिशत अपने पास रिजर्व रखती है। तो 5.5% इसे बोलते हैं कंटिजेंसी रिस्क बफर। तो ये टोटल एसेट जो है RBI का उसका 5.5% अपने पास रखती है, ताकि कोई भी अनफोर्सिन कंडीशन आ जाए, आपातकालीन स्थिति आ जाए तो वहाँ पर यूज़ किया जा सके। अच्छा, ये सरप्लस वाला मैटर क्या है? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको पता है 1934 में फाउंडेड हुआ था और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है 1935, तो ये मैंडेट करता है कि जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रॉफिट है उसको सेंट्रल बैंक को ये ट्रांसफ़र करे, ठीक है। RBI एक्ट 1934। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कार्य करना कब से शुरू हुआ था? 1935 से कार्य करना शुरू किया था और 1 अप्रैल 1935 से। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 एक्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो भी प्रॉफिट कमाता है वो सेंट्रल बैंक ऑफ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको ट्रांसफ़र करेगा। तो यहाँ पर यही है, डिविडेंड पे कर रहा है यानी सरप्लस गवर्नमेंट को पे कर रहा है। अच्छा, RBI कमाता कहाँ से है? देखिए, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल एंड परचेज होता है उससे कमाता है, बैंक्स को जो लोन देता है उस पर इंटरेस्ट कमाता है। तो इस तरह के कई सारे साधन हैं RBI के पास जहाँ से ये पैसा कमाता है। तो आई होप आप इस पूरे को अच्छे से समझ गए होंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत पर केंद्रित सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल प्रणाली का निर्माण कर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। So, Reliance Jio is constructing the largest international submarine cable system centered on India. जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, रिलायंस जियो लार्जेस्ट इंटरनेशनल सबमरीन केबल को लॉन्च कर रहा है। किसके साथ मिलकर? एक सबमरीन केबल सप्लायर है सबकॉम, इसके साथ मिलकर कर रहा है। तो इसके तहत ये 2 नेक्स्ट जनरेशन केबल्स को जो है डिप्लॉय करेगा यानी बिछाएगा। तो देखिए, एक तो है इसमें इंडिया एशिया एक्सप्रेस सिस्टम, ये क्या करेगा? इंडिया को सिंगापुर और इससे भी आगे तक कनेक्ट करेगा। दूसरा है इंडिया यूरोप एक्सप्रेस सिस्टम, ये इंडिया को मिडिल ईस्ट और यूरोप से कनेक्ट करेगा। और फ्रेंड्स, ये एक हाई स्पीड सिस्टम होने वाला है जो कि करीब 16,000 किलोमीटर की दूरी तक 200 टेराबाइट्स पर सेकंड से अधिक की क्षमता प्रोवाइड करेगा।
तो इससे जो है कंपनी के ग्राहकों को दूसरे देशों के लोगों से बातचीत करने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पूर्ण KYC PPIs के संबंध में अधिकतम बकाया राशि 1,00,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो RBI हैज increased the maximum amount outstanding in respect of full KYC PPIs to 2 lakh rupees from rupees 1 lakh। समझेंगे इसको कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। देखिए, PPI का मतलब होता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे कि जिन इस तरह के आपने देखा होगा ना, पेटीएम आप यूज़ करते हैं, गूगल पे आप यूज़ करते हैं, जिनसे कि आप सर्विसेज खरीद सकते हैं या फिर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अपने वॉलेट में आप पहले से ही पैसा रख सकते हैं जिससे कि आप कोई भी सर्विस खरीदना चाहें, कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहें, तो इनको बोलते हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। ATM कार्ड भी इसी में ही आता है, जो आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होते हैं, ये भी इन्हीं में ही आते हैं। तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि मार्च 31, 2022 तक जो भी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं बैंक और नॉन बैंक संस्थानों की ओर से जो जारी किए गए हैं, ये 31 मार्च 2022 से लागू कर दिए जाएंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा है कि जो भी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो ग्राहक यूज़ कर रहे हैं, जिनका फुल KYC हो गया है, KYC यानी नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानो, ये पूरा हो चुका है, तो उनके लिए अब जो अपने वॉलेट में जो पैसा रख सकते हैं वो 1,00,000 रुपये से बढ़ाकर अब 2,00,000 रुपये कर दिया गया है। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि देखिए, जो आपका कहीं जो आपके प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो इनका यूज़ करके आप पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स होते हैं, वहाँ से आप पैसा भी निकाल सकते हैं। जैसे ATM होते हैं, इसी तरह के टर्मिनल होते हैं। तो जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास होते हैं, इनकी सहायता से आप वहाँ से पैसा भी निकाल सकते हैं। तो वहाँ पर भी RBI ने कहा है कि 10,000 पर मंथ आप निकाल सकते हैं और एक बारी में 2,000 रुपये की ट्रांजैक्शन आप इसमें कर सकते हैं। पहले 1,000 रुपये की, और यहाँ पर जो है जो Tier 1 और 2 जो सिटीज़ हैं, इनके लिए 1,000 रुपीज़ की कैप यहाँ पर लगाई गई है। बाकी सेंटर्स के लिए 2,000 रुपीज़ की लगाई गई है। स्मार्ट सिटी मिशन योजनाओं को लागू करने के लिए किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। झारखंड हैज़ क्लिंच्ड फर्स्ट रैंक फॉर इम्प्लीमेंटिंग स्मार्ट सिटी मिशन स्कीम्स। तो ये जो रैंक है, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा जारी की गई है और झारखंड ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है स्मार्ट सिटी मिशन स्कीम को रन करने के लिए, और राजस्थान इसमें दूसरे नंबर पर रहा है। झारखंड की बात करें तो यहाँ के CM है हेमंत सोरेन, गवर्नर है यहाँ की द्रौपदी मुर्मू और कैपिटल है रांची। झारखंड से जुड़े हुए हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो बोकारो स्टील प्लांट और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को, ये जमशेदपुर झारखंड में है। साथ ही ईचागढ़ बर्ड सेंचुरी, चंद्रपुरा बर्ड सेंचुरी, जवाहरलाल नेहरू जूलॉजिकल गार्डन, तेनुघाट बर्ड सेंचुरी, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भगवान बिरसा जूलॉजिकल गार्डन्स, बेतला नेशनल पार्क, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पलामू टाइगर रिजर्व एंड तातलोई हॉट वाटर स्ट्रीम, ये सभी झारखंड में हैं। साथ ही सरंदा फॉरेस्ट, ये झारखंड में है, इसको आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। आप जानते होंगे कि बहुत महान ट्राइबल लीडर रहे हैं बिरसा मुंडा, तो बिरसा मुंडा को धरती अब्बा के नाम से जाना जाता है, यानी फादर ऑफ द अर्थ के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन एक बार PCS में पूछा गया था, उड़ीसा PCS में ही पूछा गया था। और आपको बता दें कि नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, पोतो हो खेल विकास स्कीम और बिरसा हरित ग्राम योजना और किसान फसल राहत योजना, ये सभी झारखंड द्वारा लॉन्च की गई हैं। इसमें ये बिल्कुल लेटेस्ट है, किसान फसल राहत योजना, इसको आप याद रखिएगा। प्रसूति नाल व्रण की समाप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्चुला इज ऑब्जर्व्ड ऑन May 23। तो जो ये ऑब्स्टेट्रिक फिस्चुला है, ये एक ट्रेजिक चाइल्ड बर्थ इंजरीज है और इसका इस बार थीम रहा है विमेंस राइट्स आर ह्यूमन राइट्स एंड फिस्चुला नाउ। OP भारद्वाज, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित थे? तो ये बॉक्सिंग से संबंधित थे। आप देख भी सकते हैं, इंडिया फर्स्ट द्रोणाचार्य अवॉर्डी कोच OP भारद्वाज डाइज एट 82 आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। प्रोलॉन्ग मतलब कि बहुत लंबे समय से जो चल रही होती है।
तो ये बॉक्सिंग कोच थे और इंडिया के पहले द्रोणाचार्य अवार्ड जिन्हें मिला था बॉक्सिंग में, ये इस तरह के पहले कोच थे भारत के। 1985 में 1985 में इन्हें ये द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था। और ये इंडिया के नेशनल बॉक्सिंग कोच भी रहे हैं 1968 से 1989 तक, और नेशनल सेलेक्टर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। प्रशांत महापात्र जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े हुए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो प्रशांत मोहापात्रा हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद क्रिकेट। तो देखिए उड़ीसा क्रिकेट टीम के कैप्टन थे और बीसीसीआई मैच रेफरी भी ये रह चुके हैं। और इसी तरह की हमने एक न्यूज़ हाल ही में क्या पढ़ी थी कि राजेंद्र सिंह जडेजा जो कि सौराष्ट्र क्रिकेटर थे और बीसीसीआई रेफरी थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। चमन लाल गुप्ता जिनका हाल ही में निधन हो गया, केंद्र सरकार में किस पद पर कार्य कर चुके थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो चमन लाल गुप्ता वॉज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ फूड, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो इन तीनों में कार्य कर चुके हैं राज्य मंत्री के रूप में, केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में। तो बीजेपी के लीडर रहे हैं और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से भी ये लोकसभा के लिए चुने गए हैं। बाकी आपको मैंने बता दिया कि इन सब मिनिस्ट्रीज़ में ये कार्य कर चुके हैं। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। साइक्लोन ताउते वॉज नेम्ड बाय विच कंट्री? म्यांमार। साइक्लोन यास हैज़ बीन नेम्ड बाय विच कंट्री? ओमान। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? 20 मई, और इसका थीम रहा है मेजरमेंट फॉर हेल्थ। एम्फोटेरिसिन बी इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज? सो द करेक्ट आंसर इज ब्लैक फंगस और म्यूकोरमाइकोसिस। तो एंटी फंगल ड्रग है ये। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो इट इज़ इन स्विट्ज़रलैंड, और किस सिटी में है? जेनेवा में। फ्रेंड्स ये होता है जो कोड है स्विट्ज़रलैंड का, ठीक है, CH से इसको डिनोट करते हैं, तो S से शुरू नहीं होता है, CH से लिखते हैं स्विट्ज़रलैंड को, अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। टेड्रोस अदनोम इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? स्वाधीनता पुरस्कार इज द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ विच कंट्री? डार्विन्स आर्च दैट वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच आइलैंड्स? Microsoft will retire its iconic Internet Explorer browser on which date? What is the Ayush COVID-19 counseling helpline that has recently been operationalized? तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताया कीजिए। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।